यह रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है और साथ में यह भी जानेंगे कि क्यों हमें हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना ज़रूरी है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, हम सभी एयर के द्वारा ब्रेथ करते हैं। एयर में ही रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से होता है। एयर को इनटेक करने और बाहर आउट करने को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रेथिंग कहा जाता है। रेस्पिरेशन में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। मीन्स रेस्पिरेशन में सांस लेना और सांस छोड़ना होता है। यह प्रोसेस एनिमल्स के लाइफ में कंटिन्यूअस चलता रहता है। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को इंटेक करते हैं तो उसे इनहेलेशन या सांस लेना कहा जाता है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से आउट करते हैं तो उसे एक्सहेलेशन या सांस छोड़ना कहा जाता है। यह प्रोसेस मस्कुलर डायफ्राम और रिबकेज के हेल्प से होता है। डायफ्राम एक मस्कुलर पार्ट है जो चेस्ट कैविटी को लोअर एब्डोमिनल कैविटी मीन्स स्टमक से सेपरेट करता है। चेस्ट कैविटी रिबकेज से घिरा हुआ होता है। लंग्स इसी चेस्ट कैविटी में स्थित होता है। एक व्यक्ति प्रति मिनट में जितनी बार ब्रेथ करता है उसे उसका ब्रेथिंग रेट कहते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल मीन्स इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल मीन्स आउट करते हैं तब एक ब्रेथ कंप्लीट होता है। एक एडल्ट पर्सन नॉर्मली एक मिनट में 14 से 20 टाइम्स ब्रेथ करता है, लेकिन एक्सरसाइज करने वाले पर्सन पर मिनट 80 टाइम्स ब्रेथ कर सकते हैं। एक बच्चे की ब्रेथिंग रेट एक एडल्ट के कंपैरिजन में तेज होता है। एक न्यू बॉर्न बेबी पर मिनट 40 टाइम्स ब्रेथ करता है। मीन्स एक जन्म लिया हुआ बच्चा एक मिनट में 40 बार ब्रेथ करता है। जनरली स्मॉल एनिमल्स में लार्ज एनिमल्स की तुलना में ब्रेथिंग रेट तेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चूहा पर मिनट लगभग 60 टाइम्स सांस लेता है, जबकि एक हॉर्स पर मिनट केवल 12 टाइम्स ब्रेथ करता है, मीन्स सांस लेता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग, ब्रेथिंग प्रोसेस को दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन और एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन प्रोसेस में एयर लंग्स की तरफ मूव करता है, जबकि एक्सपायरेशन प्रोसेस में एयर लंग्स से फोर्सली बाहर आता है। लंग्स के पास खुद की कोई मसल टिश्यूज नहीं होते हैं। वह अपने मूवमेंट को रिबकेज और डायफ्राम के द्वारा कंट्रोल करता है। इंस्पिरेशन के दौरान रिबकेज के अराउंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब रिबकेज ऊपर और बाहर की तरफ आ जाता है और लोअर पार्ट में डोम शेप मीन्स महल के छत के स्ट्रक्चर में डायफ्राम होता है। रिब केज के मूवमेंट के साथ साथ डायफ्राम के मसल्स में भी कंट्रैक्शन होता है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर लगभग फ्लैट हो जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाता है। मीन्स चेस्ट कैविटी फैल जाती है, क्योंकि लंग्स चेस्ट कैविटी से जुड़े होते हैं। इस इन्लार्जमेंट के कारण लंग्स में प्रेजेंट एयर का प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर एक पार्शियल वैक्यूम बनता है, इसलिए एयर शरीर के बाहर से लंग्स में चली जाती है। एक्सपायरेशन के दौरान रिब केज के बीच के मसल्स और डायफ्राम की मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिससे रिब केज पीछे की तरफ आ जाती है और डायफ्राम फिर से डोम शेप में हो जाता है। इस प्रकार रिब केज और डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जिससे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है या लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है। लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण अंदर का एयर लंग्स से बाहर फोर्सली रिलीज हो जाता है। क्या आप जानते हैं, स्मोकिंग लंग्स को बुरी तरह प्रभावित करता है। जब कोई सिगरेट पीता है तो कई केमिकल्स लंग्स के माध्यम से बॉडी में इंटर करते हैं। टोबैको या तंबाकू के जलने से 4000 से अधिक केमिकल प्रोड्यूस होता है। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार इनमें से कुछ सब्सटेंस है।
स्मोकिंग लंग्स और ज़्यादातर एयरवे को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। स्मोकिंग करने वाले जनरली डिफरेंट प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, जैसे ब्रीथिंग से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कफ, एम्फाइसमा और कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर एम्फिस्मा होता क्या है। इसमें व्यक्ति छोटे मोटे काम करने में हांफने लगता है। इस बीमारी में व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है और व्यक्ति की ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ब्लड लंग्स से पास होते समय हीमोग्लोबिन नामक एक रेड पिगमेंट के हेल्प से ऑक्सीजन को पिक करते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिक करता है और इसे लंग्स तक लाता है, जिसे एक्सपायरेशन के द्वारा बॉडी से आउट या बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार यह हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी कैरियर के रूप में भी वर्क करता है। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का हाई लेवल टॉक्सिक या जहरीला हो सकता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना आवश्यक है। यह ब्लड द्वारा लंग्स में लाया जाता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तब इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। आइए एक एक्टिविटी से समझते हैं। जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले आप एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ और एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। अब इस टेस्ट ट्यूब में फ्रेश तैयार किया हुआ लाइम वाटर फिल कीजिए। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और वाटर के मिक्सचर से तैयार होता है। अब इस टेस्ट ट्यूब में ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के वन एंड को डालिए और दूसरे एंड से अपने माउथ के द्वारा धीरे धीरे एयर इस टेस्ट ट्यूब में छोड़िए और ऑब्जर्व कीजिए। जब आप इस टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इस प्रकार इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अभी अभी हमने जो एक्टिविटी किया है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वाटर मिल्की हो गया है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर रहा है।